जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 27 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के एनालिसिस की। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने दो मेजर इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। तो देखते हैं कौन से इनिशिएटिव्स हैं। पहला इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर अर्ली कैरियर रिसर्च ग्रांट। अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट एक इनिशिएटिव हो गया। दूसरा इनिशिएटिव है महा ईवी मिशन। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मिशन, महा ईवी मिशन। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से दो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, किस एंटिटी द्वारा। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने दो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं जिनका नाम है प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट और महा ईवी मिशन। अब एक एक करके दोनों इनिशिएटिव्स को देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट नाम से ही समझ में आ रहा है, जो रिसर्चर्स होंगे उनको अर्ली फेज, उनके करियर के अर्ली फेज में ग्रांट्स दिए जाएंगे। ग्रांट्स क्या होता है? भत्ता होता है या फाइनेंशियल हेल्प आप कह लीजिए। तो फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। इससे क्या होगा? इससे जो उनकी एकेडमिक रिसर्च है और उस एकेडमिक रिसर्च का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसके बीच गैप कम होगा, इनोवेशन फॉस्टर की जाएगी और साइंटिफिक एक्सेलेंस को प्रमोट किया जाएगा थ्रू प्राइम मिनिस्टर अर्ली कैरियर रिसर्च ग्रांट। ठीक है, तो ये हो गई अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट की बात, जिसमें क्या है, फ्लेक्सिबल बजट रहेगा रिसर्च को फैसिलिटेट करने के लिए। यंग रिसर्चर्स जो हैं, जो इंडिया की लीडरशिप में कंट्रीब्यूट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डोमेन में, उनको ये प्रोत्साहित करेगी ये इनिशिएटिव। साथ ही साथ रिसर्च कल्चर को भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही जो होता है एक ऐसा डोमेन होता है जो इंडिया को या किसी भी कंट्री को एक पुश देता है, एक इकोनॉमिक पुश या एक टेक पुश, टेक्नोलॉजिकल पुश एक रिसर्च कल्चर ही देता है, एक अच्छा रिसर्च कल्चर ही देता है। तो इस रिसर्च कल्चर को डेवलप करने के लिए, फॉस्टर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट नाम से इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। दूसरे इनिशिएटिव की ओर आते हैं तो महा ईवी मिशन है इसका नाम। महा ईवी मिशन, ईवी से पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा। तो ये क्या करेंगे, ये की टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू इकोनॉमिक इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप किए जाएंगे, ताकि जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो, डोमेस्टिक इनोवेशन एनहांस हो और आत्मनिर्भर भारत को एक नया पुश मिले। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए महा ईवी मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या है, ईवी से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उनको डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करने में, उनको इनोवेशन करने में उनको सहायता दी जाएगी। इससे क्या होगा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी। अब वो क्या क्या एरियाज ऑफ मिशन हो सकते हैं ईवी, महा ईवी मिशन में? तो सबसे पहले तो बैटरी हो सकती है, ट्रॉपिकल ईवी बैटरीज हो सकती हैं, बैटरी सेल्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं, ईवी की मशीन्स हो सकती हैं, उनकी ड्राइव्स हो सकती हैं, पीईएमडी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये कुछ एरियाज ऑफ महा ईवी मिशन हो जाते हैं। तो ये दोनों जो इनिशिएटिव्स हैं ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने लॉन्च किया है, आपको ध्यान रखना है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कब आया था? तो ये पिछले साल अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट के अंदर ये एंटिटी फॉर्म की गई थी, और ये एंटिटी आती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट के अंदर इस एंटिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। इससे पहले एक एंटिटी हुआ करती थी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो कि रिसर्च को ओवरव्यू किया करती थी इंडिया में, टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक रिसर्च को ओवरव्यू करती थी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। उसके बाद क्या हुआ है, 2023 के बाद ANRF आने के बाद क्या हुआ है, SERB को मर्ज कर दिया गया है ANRF में। तो ये बात भी हल्की सी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश ने डिक्लेयर किया है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज 8th टाइगर रिजर्व। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में है, उसको 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो जो मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ बोर्ड है वो फॉरवर्ड करेगी ये रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनल अप्रूवल टू नोटिफाई रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व को स्थापित करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए होती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एंड अथॉरिटी NTCA की। तो NTCA ने अपना अप्रूवल रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए 2011 में ही दे दिया गया था। 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा था मध्य प्रदेश का? तो ये था वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है ही है, और 2023 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज टाइगर रिजर्व। तो ये बात आप याद रखिएगा। रातापानी टाइगर रिजर्व में क्या क्या आएगा? तो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगी और सिंघोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगी रातापानी टाइगर रिजर्व के अंदर।
टाइगर रिजर्व के अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिंघौरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डिटेल्स की बात कर रहे हैं तो ये रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। एक बार शायद आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछ लिया गया था, कोई एक नेशनल पार्क का नाम दिया गया था या शायद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया गया था और उसकी डिस्ट्रिक्ट पूछ ली थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व या कंजर्वेशन एरिया लायक करता है। तो जो रातापानी टाइगर रिजर्व है, 8वां टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, ये रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में लायक करता है, जहाँ पे 2022 टाइगर सेंसस के मुताबिक 3123 वाइल्ड एनिमल्स हैं, 56 टाइगर्स हैं और 70 लेपर्ड्स हैं। साथ ही साथ आसपास कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स भी हैं, जैसे भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स, जिसको फाउंड किया गया था किसके द्वारा, MS वावलांकर द्वारा, ठीक है, MS वावलांकर द्वारा। कौन से ईयर में, 1957 में, ठीक है, 1957 में ये डिस्कवर की गई थी ये साइट। और कौन सी साइट है आसपास, तो गिन्नौरगढ़ फोर्ट है, केरी महादेव है और रातापानी डैम है। ये कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं या इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इर्द गिर्द। नेपाल में पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक बिजनेस टू बिजनेस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है। तो आपको ये याद रखना है कि किसने साइन किया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के साथ। किस चीज़ को डेवलप करने के लिए, पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। कहाँ पे, नेपाल में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के या इस इंफॉर्मेशन के 3 डायमेंशन है, कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व है, किस चीज़ में इन्वॉल्व है, फॉर व्हाट और कहाँ पे, लोकेशन, ठीक है। ये तीन डायमेंशन इस जो न्यूज़ है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन है। फॉर व्हाट, पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, कहाँ पे, लोकेशन नेपाल में, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट है 15 बिलियन, ठीक है, 15 बिलियन इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है। इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स होंगे, तो इसमें 50 किलोमीटर की पेट्रोलियम पाइपलाइन खींची जाएगी सिलीगुड़ी इंडिया से चरेली इन झापा नेपाल में। साथ ही साथ स्टेट ऑफ द आर्ट टर्मिनल भी बिल्ड किया जाएगा एट चरेली टू इम्प्रूव स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद 62 किलोमीटर की पाइपलाइन खींची जाएगी अमलेखगंज टू लोथर इन चितवन नेपाल। तो ये सारा काम नेपाल में हो रहा है। साथ ही साथ मॉडर्न टर्मिनल भी सेटअप किया जाएगा जिसकी कैपेसिटी होगी कुछ 91,000 किलो लीटर्स की कैपेसिटी, जो कि लोथर नेपाल में डेवलप किया जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है इसका, तो मई 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किया था, इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने साइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स एंड सप्लाईज नेपाल के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत बिजनेस टू बिजनेस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया था। इसी बिजनेस टू बिजनेस फ्रेमवर्क के अंदर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के साथ पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो है MOU साइन किया है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है $42 मिलियन, किस चीज़ के लिए, महाराष्ट्र के कोस्टल और रिवर बैंक प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। महाराष्ट्र के जो कोस्टल और रिवर बैंक इकोसिस्टम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए EDB ने $42 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। प्रोजेक्ट नेम क्या है, महाराष्ट्र का सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलियंट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलियंट कोस्टल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। किसने किया है, किसने दिया है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है, कितने का, $42 मिलियन का, ठीक है, $42 मिलियन का। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी रेजिलियंस डेवलप करना और जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं उनको एनहांस करना, ताकि जो भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड हज़ार्ड्स हो रहे हैं, डिजास्टर्स हो रहे हैं, उनको कॉम्बैट करने में आसानी रहे, उनसे रेजिलियंस डेवलप हो पाए। ये सारा ऑब्जेक्टिव है एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन अप्रूवल का, जो कि है $42 मिलियन का। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, तो बस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट रिपोर्ट 2024, पाथवेज आउट ऑफ पॉली क्राइसिस। पॉली क्राइसिस मतलब ढेर सारी क्राइसिस, पॉवर्टी वाली क्राइसिस, प्रॉस्पेरिटी वाली क्राइसिस, प्लैनेटरी क्राइसिस, अदर मेनी क्राइसिस। तो ये पॉली क्राइसिस हो गई, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है ये रिपोर्ट रिलेटेड टू पॉली क्राइसिस। इंडिया चौथी कंट्री बनी है जिनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक्सीड कर गए हैं $700 बिलियन। तो आपको ये याद रखना है, इंडिया बिकम्स फोर्थ कंट्री किस मामले में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के मामले में। कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्सीड किया गया है, $700 बिलियन का
फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है एक्सीड किया गया है $700 बिलियन का। तो ये करने वाली इंडिया जो है चौथी कंट्री बनी है। इससे पहले चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के पास $700 बिलियन से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। इस बात की जानकारी दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बात की जानकारी दी है। कुछ देख लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स देख लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया है $12.59 बिलियन से टू $704.885 बिलियन इन द वीक एंडेड सितंबर 27, 2024। ठीक है, तो $704 बिलियन है इंडिया के पास एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन करेंसी एसेट्स में कितना रिजर्व है? तो फॉरेन करेंसी एसेट में जो है $616 बिलियन है, मतलब मेजॉरिटी 90% यहीं पे है फॉरेन करेंसी एसेट्स में। फिर गोल्ड रिजर्व्स हैं $65 बिलियन, गोल्ड रिजर्व्स हैं $65 बिलियन। तो इनका जो है ब्रेकअप भी देख लीजिएगा कि फॉरेन करेंसी एसेट्स में कितना है, गोल्ड रिजर्व्स में कितना है। फॉरेन करेंसी एसेट्स में है $616 बिलियन और $65 बिलियन है गोल्ड रिजर्व्स में। ठीक है, ऑल टाइम हाई रिजर्व है ये, कितना? $704 बिलियन। तो ये आपको ये फिगर याद रखनी है, $704 बिलियन की। वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 10 अक्टूबर को, और इस बार की थीम है डेथ पेनल्टी एंड सेफ्टी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन 10 अक्टूबर, और इस बार की थीम है डेथ पेनल्टी एंड सेफ्टी। 10 अक्टूबर को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड साइट डे। तो आपको ये याद रखना है, वर्ल्ड साइट डे ऑब्जर्व किया जाता है सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को, जो इस बार फॉल किया था 10 अक्टूबर 2024 को। तो वर्ल्ड साइट डे को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर में। ठीक है, सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर में हम लोग वर्ल्ड साइट डे ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार की जो डेट रही है वो है 10 अक्टूबर 2024। इस बार की थीम क्या है? चिल्ड्रेन लव योर आईज। चिल्ड्रेन लव योर आईज थीम है वर्ल्ड साइट डे की। 15 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ठीक है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है? तो 15 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार की थीम है वाई आर क्लीन हैंड्स स्टिल इम्पॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वाई आर क्लीन हैंड्स स्टिल इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की थीम हो जाती है। 12th कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बायो एनर्जी समिट को होस्ट किया गया है न्यू दिल्ली में। ये बात आपको याद रखनी है कि 12th बायो एनर्जी समिट कहाँ पे होस्ट किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया है। किसने ऑर्गेनाइज कराया है? तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज कराया है 12th बायो एनर्जी समिट को। थीम क्या है इस बार की? तो इस बार की थीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्यूलिंग द फ्यूचर सिक्योरिंग इंडियाज ग्रीन ग्रोथ गोल्स। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, डबल मार्क कर लीजिए, ट्रिपल मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो एनर्जी समिट की थीम है फ्यूलिंग द फ्यूचर सिक्योरिंग इंडियाज ग्रीन ग्रोथ गोल्स। ये 12th बायो एनर्जी समिट की थीम है। एथनॉल ब्लेंडिंग की बात करें इंडिया में, तो ये बढ़ गया है 1.53% जो 2014 में था टू 15% विद अ टारगेट ऑफ 20% बाय 2025। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इथेनॉल का इकोसिस्टम देखें तो इंडिया में इथेनॉल का इकोसिस्टम अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। 400 इथेनॉल पंप्स स्टैब्लिश किए गए हैं बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अक्रॉस 4 स्टेट्स, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। साथ ही साथ बायो सीएनजी प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो बायो सीएनजी प्रोडक्शन हैज प्रूवन बेनिफिशियल फ्रॉम राइस स्ट्रॉ अक्रॉस 475 प्रोजेक्ट्स विद 50 ऑपरेशनल इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, कर्नाटका। ठीक है, तो खैर ये सारी बातें आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए हैं, पर ये दो जो बातें हैं कि बायो एनर्जी समिट कहाँ पे होस्ट किया गया, न्यू दिल्ली में, थीम क्या है, फ्यूलिंग द फ्यूचर सिक्योरिंग इंडियाज ग्रीन ग्रोथ गोल्स, और किसने होस्ट किया है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। ये 3-4 डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है संजीव पुरी जी, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली इंडिया में। ये कब फाउंड की गई थी? 1895 में ये स्टैब्लिश की गई थी, फाउंडेड इन 1895। इंडिया ने पहला अपना रुपी डोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है मॉरिशस में। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंडिया ने पहला अपना रुपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। जनरली क्या होता है लाइन ऑफ क्रेडिट? क्या होता है, मतलब एक आपको
एक चेक दे देते हैं, मान लीजिए आपको 500 करोड़ का आपका चेक है, आप उसमें अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाता था अभी तक डॉलर में, पर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो रुपी डिनोमिनेटेड दी गई है। किसको? तो मॉरिशस को, ठीक है, मॉरिशस को ये दी गई है। किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए? फाइनेंसिंग अ वाटर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट इन मॉरिशस, ठीक है, वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रिप्लेस करने के लिए मॉरिशस में 487 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये इंडिया की पहली रुपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट है फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अंडर इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम आइडियाज। फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन कौन है? तो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मॉरिशस के बारे में बात करें तो इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो हैं प्रवीण जुगनाथ जी। कैपिटल है यहाँ की पोर्ट लुई और करेंसी है मॉरिशियन रूपी, ठीक है। मॉरिशस याद रखिएगा अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका से कोस्टल एरिया में ये लाया करती है मॉरिशस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरलिंकिंग पेमेंट प्लेटफॉर्म्स की। तो इंडिया के यूपीआई को लिंक कर दिया गया है यूएई के यूपीआई या इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आनी से, ठीक है। आनी यूएई के प्लेटफॉर्म, इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म का नाम है। जैसे हमारे यहाँ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई, वैसे इनके यहाँ आनी है, ठीक है। तो ये बात हल्की सी याद रखिएगा कि यूएई की जो आनी है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है इंडिया की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से। इसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे? तो जो इंडियन डायस्पोरा है यूएई में, वो आराम से अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर कर सकती है। सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं यूपीआई और आनी के इंटरकनेक्ट होने से या इंटरलिंक होने से। 6G रिलेटेड टेक्नोलॉजी से पेटेंट फाइल करने में इंडिया टॉप 6 कंट्रीज में है। तो ये आपको ध्यान देना है कि इंडिया रैंक्स अमंग टॉप 6 कंट्रीज ग्लोबली इन फाइलिंग पेटेंट्स रिलेटेड टू 6G टेक्नोलॉजी। तो 6G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेटेंट फाइल करने में इंडिया टॉप 6 कंट्रीज में है, ठीक है। देख लेते हैं कितनी पेटेंट्स फाइल किए हैं इंडिया ने। तो इंडिया ने अभी तक 188 पेटेंट्स फाइल किए हैं विद रिलेटेड टू 6G टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवॉल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवॉल। और मैक्सवॉल का कहना है कि टॉप कंट्रीज 6G पेटेंट में कौन कौन है? तो चाइना है जिन्होंने लगभग 6000 पेटेंट्स 6G टेक्नोलॉजी के फाइल किए हैं। यूएसए ने लगभग 4000 पेटेंट्स। साउथ कोरिया हमसे आगे है, 1400 पेटेंट्स इन्होंने 6G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फाइल कर दिए हैं। जापान ने 584 पेटेंट्स, यूरोपियन यूनियन ने 214 पेटेंट्स और इंडिया ने 188 पेटेंट्स फाइल किए हैं, ठीक है, 6G टेक्नोलॉजी से। तो टॉप 6 कंट्रीज में इंडिया 6 नंबर पे है फाइल करने में, 6G पेटेंट फाइल करने में, 6G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेटेंट फाइल करने में इंडिया 6 नंबर पे है विद 188 पेटेंट्स। ये किसका कहना है? ये मैक्सवॉल एक बॉडी है उसका कहना है, ठीक है, एक एंटिटी है मैक्सवॉल, उसका कहना है। सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया हैज सरपास मेजर इकोनॉमीज, मेजर इकोनॉमी जैसे यूके हो गई जिन्होंने सिर्फ 151 पेटेंट फाइल की है, जर्मनी ने सिर्फ 84 पेटेंट फाइल किए हैं, स्वीडन ने सिर्फ 74 पेटेंट्स फाइल किए हैं और फ्रांस ने 73 पेटेंट्स फाइल किए हैं। तो इंडिया इस मामले में बहुत आगे है इन लोग से, अराउंड 188 पेटेंट्स फाइल किए गए हैं। एक ऑल्टरनेटिव रैंकिंग आई थी अप्रैल 2024 में यू स्विच की, जिसमें ये कहा गया था इंडिया की रैंक 4 है विद 265 6G पेटेंट्स, ठीक है। तो टॉप 3 कंट्रीज में तब इंडिया थी, चाइना विद, सॉरी इंडिया तब फोर्थ पे थी, सॉरी चाइना थी 4604 पेटेंट्स के साथ टॉप पे, यूएसए 2229 पेटेंट्स के साथ सेकेंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे थी साउथ कोरिया विद 760 पेटेंट्स और उसके बाद इंडिया थी फोर्थ नंबर पे विद 265 6G पेटेंट्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। इंडिया में क्लीन एनर्जी एफर्ट्स को बूस्ट करने के लिए अदानी ग्रुप और गूगल ने एक पार्टनरशिप की है। ये कैसी पार्टनरशिप है? तो इसमें क्या होगा, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई की जाएगी सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट से। सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया जाएगा अदानी और गूगल द्वारा, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लोकेटेड इन खवाड़ा, गुजरात। तो ये आपको पता होगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है? वो खवाड़ा, गुजरात में है, ठीक है। ये अदानी ग्रुप का प्रोजेक्ट है। तो अदानी ग्रुप को मिल गया है हेल्प गूगल के साथ। अब गूगल भी इनके साथ इस पार्टनरशिप में आ गया है कि ये मिलके सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करेंगे, जिससे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया को मिलेगी। और ये कमर्शियल ऑपरेशंस कब शुरू हो गए इस प्रोजेक्ट के? तो 2025 में।
इस इनिशिएटिव से अलाइंड होंगे अदानी ग्रुप की स्ट्रैटेजी, जो कि चाहती है डिकार्बोनाइज इंडस्ट्रीज, मर्चेंट एंड कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में इंडस्ट्रीज को डिकार्बोनाइज करना। अदानी ग्रुप का ये मानना है कि डिकार्बोनाइज किया जाना चाहिए इंडस्ट्रीज को। और इनको साथ मिल गया है गूगल का, जिनका एक गोल हो गया है 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी गोल। तो ये गूगल का गोल है 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी गोल, और अदानी ग्रुप का मोटो है डिकार्बोनाइज इंडस्ट्रीज। ये दोनों आपस में अलाइंड होके इंडिया में क्लीन एनर्जी एफर्ट्स को पुश करेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अदानी ग्रुप और गूगल मिलकर एक पार्टनरशिप की है क्लीन एनर्जी एफर्ट्स के लिए इंडिया में, जिसमें क्या होगा, सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा। कहाँ पे? गुजरात, खवाड़ा गुजरात में। 8वें प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के अपॉइंट किए गए हैं प्रबोवो सुबियांतो। याद रखिएगा, प्रबोवो सुबियांतो जो हैं ये 8वें राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। इन्होंने सक्सीड किया है जोको विडोडो को। जोको विडोडो जो हैं सर्व किए थे इंडोनेशिया को एज प्रेसिडेंट फ्रॉम 2014 टू 2024। 2014 से 2024 का कार्यकाल था जोको विडोडो का। इसके बाद उनको सक्सीड किया गया है प्रबोवो सुबियांतो द्वारा, जो कि 8वें राष्ट्रपति होंगे इंडोनेशिया के। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो आपको याद रखना है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। ये साइन कहाँ हुआ है, ये एग्रीमेंट, होस्ट कंट्री एग्रीमेंट ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बायोफ्यूल्स को प्रमोट करना, ठीक है। साथ ही साथ GBA या ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के सेक्रेटेरिएट के ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करना, ये बात याद रखिएगा। लीगल रिकॉग्निशन मिली है विच ग्रांट्स GBA privileges and immunities under United Nations Privileges and Immunities Act of 1947, ठीक है। तो ये जो होस्ट कंट्री एग्रीमेंट है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अंतर्गत, इसको प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज प्रोवाइड की जाती है यूनाइटेड नेशंस एक्ट 1947 के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी इंडिया में। साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को बायोफ्यूल्स के एरिया में इनोवेट करने के लिए, इनोवेशंस करने के लिए। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करें तो ये इंडिया की प्रेसिडेंसी G20 प्रेसिडेंसी जो कि 2023 में थी, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में 2023 में लॉन्च किया गया था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसमें कई लीडर्स ने, कई कंट्रीज ने सपोर्ट किया था, जैसे अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इटली, मॉरिशस, सिंगापुर, USA। मेंबर्स हैं 27 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है ये होस्ट कंट्री एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का सेक्रेटेरिएट इंडिया में इस्टेब्लिश किया जाएगा और उसमें इंडियन और इंटरनेशनल स्टाफ दोनों ही रहेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस होस्ट कंट्री एग्रीमेंट कहाँ साइन हुआ है, इसके अंतर्गत क्या क्या होगा, और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कब लॉन्च किया गया था। इंडियन शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप की बात करें तो ये हुआ है डॉक्टर करनी सिंह रेंज न्यू दिल्ली में, ठीक है। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल राइफल स्लैश पिस्टल स्लैश शॉटगन कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, कहाँ पे होस्ट किया गया था? नई दिल्ली, इंडिया में। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 9th है, ये बात याद रखिएगा। इंडिया जो है 9th रैंक पे है ISSF वर्ल्ड कप फाइनल्स में, ठीक है। टोटल मेडल इंडिया के कितने आए हैं? तो 4 मेडल्स आए हैं सिर्फ। कंट्रीज देख ले कौन कौन, रैंकिंग्स देख लेते हैं। तो चाइना टॉप पे है विद 8 मेडल्स, इटली सेकेंड नंबर पे है विद 5 मेडल्स, जर्मनी है थर्ड नंबर पे विद 3 मेडल्स, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। हालांकि इंडिया के पास 4 मेडल्स हैं लेकिन एक भी गोल्ड नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया की रैंक 9th हो जाती है। ISSF की बात कर लें तो इसके जो प्रेसिडेंट है ये है लुसियानो रोजी। ISSF इस्टेब्लिश की गई थी 1907 में और इसका हेडक्वार्टर्स है म्यूनिक, जर्मनी में, ठीक है। तो ये शूटिंग इवेंट्स को ओवरसी करता है, गवर्न करता है, ये बात याद रखिएगा। ICC वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप की बात करें, विमेंस 2020 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो विनर रहा है न्यूजीलैंड। याद रखिएगा विनर कौन है? न्यूजीलैंड है। रनर अप किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को हराया है। फाइनल्स कहाँ हुआ था? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम UAE में फाइनल्स हुआ था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच। और कौन जीता है? तो न्यूजीलैंड ने ये खिताब जीता है, ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब। न्यूजीलैंड की कैप्टन कौन थी? सोफी डेवीन। और साउथ अफ्रीकन कैप्टन थी लॉरा
वुलवार्ड, लॉरा वुडवार्ड साउथ अफ्रीका की कैप्टन थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच दोनों ही एमिलिया कर को मिला है, जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। तो ये बात याद रखनी है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी एमिलिया कर को मिला है और प्लेयर ऑफ द मैच भी एमिलिया कर को मिला है, और ये ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनती है। अमेलिया कर बिकम्स फर्स्ट प्लेयर टू विन बोथ प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट एंड प्लेयर ऑफ मैच इन विमेंस T20 वर्ल्ड कप। साथ ही सूजी बेट्स जो हैं ये मोस्ट कैप्ड प्लेयर बनी है इन इंटरनेशनल मैचेस विद 334 अपीयरेंसेस, तो ये भी याद रखिएगा। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप की बात कर ले तो ये बाईनियल इंटरनेशनल चैंपियनशिप है। बाईनियल मतलब एक 2 साल में एक बार होने वाला, और अगर एक साल में 2 बार होता है तो उसको बाई एनुअल कहते हैं। तो ये बाईनियल इंटरनेशनल चैंपियनशिप है। पहला एडिशन इसका 2009 में इंग्लैंड में खेला गया था। पहला एडिशन जो है इंग्लैंड में 2009 में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया इसमें भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है विद 6 टाइटल्स। ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार इंटरनेशनल विमेन T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड ने एक एक बार ये खिताब जीता है। नेक्स्ट एडिशन कहाँ होगा, 10th एडिशन कहाँ होगा इसका, तो 10th एडिशन इंग्लैंड में होगा 2026 में। अब इस बार यूएई में 2024 में हो गया, अब इसके बाद 2026 में खेला जाएगा इंग्लैंड में।